अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम ये क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। हमने इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालनी है। अब स्टूडेंट, जब आपको ये पेपर में ऐसा सवाल पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालें, तो इसका मतलब होता है कि आपको ये चीज़ निकालने का कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये कीमतें चाहिए। इसमें क्या क्या कीमतें चाहिए? एक कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई और कैपिटल जी माइनस स्मॉल जी, और नीचे चाहिए डी एक्स ओवर डी एस, डी वाई ओवर डी एस और डी जेड ओवर डी जेड, डी जेड ओवर डी एस। ये एस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और ये उनके सेकंड डेरिवेटिव हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इसको पढ़ा करते हैं इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन इन कार्टियन फॉर्म। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब इसने देखें, हमें जस्ट आर दिया होगा, बाकी सारा सवाल हमने खुद तैयार करना है। अब आर से पता ये है हमें कि हमें ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए पहले हमें ये चीज़ें चाहिए जो ऊपर मैंने आपको बताई हैं। तो पहले आर ये गिवन है, आपने सोल्यूशन लिखा और सोल्यूशन में ये आर आपको दिया हुआ है। अब आर का जो पहला कंपोनेंट होता है उसको एक्स कहते हैं, दूसरे कंपोनेंट को वाई और तीसरे कंपोनेंट को जेड कहते हैं। अब स्टूडेंट, आपके पास क्या होगा कि एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, वाई का थीटा के रिस्पेक्ट से और जेड का थीटा के रिस्पेक्ट से। यहाँ पे आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि थीटा के रिस्पेक्ट से क्यों डेरिवेटिव लिया। इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पैरामीटर दिए हुए हैं वो थीटा डिपेंडेंट हैं, इसलिए इनका थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया। अब ये जो हमने डेरिवेटिव ले लिए, ये डेरिवेटिव हमारे किसी काम के इसलिए नहीं है क्योंकि जो असल फार्मूला है उसमें फार्मूला डी एक्स ओवर डी एस चाहिए, डी थीटा नहीं चाहिए। तो अब यानी कि यहाँ पे डी एक्स ओवर डी एस की जगह डी एक्स ओवर डी थीटा डी थीटा की जगह ये चाहिए। अब ये निकालने के लिए यानी ये मैं यहाँ पे दोबारा आपने जब सवाल हल करना है तो इसी पैटर्न पे करना है जैसे कि यहाँ सॉल्व है, ठीक है। अब आपसे स्टूडेंट अगर ये डिमांड की जाती है कि ये यहाँ तक, ये नीचे उसका फार्मूला लिखा हुआ है, ये जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है, तो आप जब अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये फार्मूला साथ लिखेंगे। अब स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पर ये फार्मूला आपको तो गिवन है, तो आपको ये कीमतें आपको पता है हमारे किसी काम की नहीं है। यहाँ पे थीटा की जगह एस आना चाहिए, तो उसके लिए जब भी कोई नई थीटा को एस में लेके जाना है तो हमें पता है कि हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे ताकि इस फार्मूले के अंदर जाके कीमतें पुट कर सकें। इसके लिए हमने चेन रूल यूज़ किया। चेन रूल कहता है कि डी एक्स ओवर डी एस इक्वल होता है डी एक्स ओवर डी थीटा और डी थीटा ओवर डी एस। अब इनमें से ये हो गया उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, इसका फिर डेरिवेटिव लें तो चेन रूल से ये रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, ये कैसे आता है रिज़ल्ट आपको पता हो, इसको लेते होते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट, उस रूल से हमने ये डेरिवेटिव लिया और ये डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट से है। अब स्टूडेंट, हमने क्या किया कि इन दोनों में जो चीज़ कॉमन थी वो, बल्कि जो ये दोनों टर्म सेम थी, इसको होल स्क्वायर लिख दिया। और फिर उसके बाद जो टर्म हमने ली है, यहाँ पर मैं बेटर व्यू के लिए आपको इसे जूम करके दिखाता हूँ। ये डी थीटा और डी एस इसका स्क्वायर है, ये टर्म यहाँ से यहाँ पहुँची है। अब वीडियो को आप रोक के इसे नोट कर सकते हो। ये इसका मतलब है कि डी एक्स का जो डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से उनका ये रिलेशन है और उसके सेकंड डेरिवेटिव का ये रिलेशन है। इसी तरीके से जैसे ये रिलेशन है, सेम टू सेम वाई के रिस्पेक्ट से भी वही रिलेशन आएगा। जैसा ये था वैसे ही नीचे ये दोनों चीज़ें हमने लिख ली। अब आपका सवाल यहाँ पर पहुँच गया और इसी तरीके से सिमिलरली जेड के लिए भी होगा, क्योंकि बस आप एक्स के लिए इसको कन्वर्ट करोगे थीटा फॉर्म में और वाई के लिए भी वैसा ही होगा, जेड के लिए भी वैसे ही होगा, तो ये तीनों सेम होंगे। अब ये कीमतें जाके हम फार्मूले में पुट करते हैं। अब फार्मूला आपको पता है कि इस फार्मूले के अंदर जब ये कीमतें पुट होंगी, अब इसको देख लें, ये फार्मूले में कीमतें रख दी। कौन सा फार्मूला? यहाँ पे आपने देखा है, ये फार्मूला है। इसकी जगह डी एक्स ओवर डी एस और इनकी कीमतें चाहिए थी, तो वो हमने इसको इन फॉर्म में लिख लिया है। इन कीमतों को जब हमने फार्मूले में रख दिया तो ये इतना बड़ी टर्म नज़र आ रही है। यहाँ पर समझने की ये बात है कि हम इसको अब हम ब्रेक करते हैं, इस बड़े डिटर्मिनेंट को हम दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, दो पीस बनाते हैं। एक ये बना, एक ये बना। अच्छा, ये दो बनाए कैसे हैं? ये आपको डिटर्मिनेंट का रूल पता है, क्योंकि ये दो टर्में आपस में ऐड हो रही हैं। तो ऐड होने का तरीक़ाकार ये होता है कि ये पहला लेके
आप एक और इसका भी पहला और इसका भी पहली लेके पहला मैट्रिक्स बना लिया और दूसरे वाला कंपोनेंट लेके दूसरा मैट्रिक्स बना लिया। थोड़ा सा मैं आपको ये याद करवा देता हूँ कैसे। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि यहाँ लिखा हो ABCD, यहाँ पे S+T लिखा हो, U+V लिखा हो, L+M लिखा हो सपोज ये डिटर्मिनेंट में हो तो तब ऐसा हल होता है। तो कोई कहे कि इसको हल करो तो इसको दो मैट्रिक्स बना सकते हैं, ABC ऐसे ही, CDE ऐसे ही। यहाँ पर जो S है दूसरे का U और तीसरे का L, यानी पहले एलिमेंट लेने हैं और बाकी ऐसे ही। फिर प्लस डालेंगे बीच में और प्लस डाल के नीचे इससे आगे यहाँ पर दोबारा यही लिखेंगे ABC, ठीक है, ABC लिख लिया हमने। नेक्स्ट वन पे क्या आ जाएगा CDE और यहाँ से अब हम दूसरे एलिमेंट लेंगे T, V और M। तो मतलब ये कि जब इस तरह दो चीज़ें ऐड हो रही हों तो उनको दो ज़्यादा डिटर्मिनेंट में लिखा जा सकता है, पहले वाले कंपोनेंट के साथ एक दफ़ा और दूसरे वाले को एक दफ़ा, और ऊपर वाली चीज़ें वापस रिपीट होती हैं। ये टेक्निक हमने यूज़ की है इस जगह पर भी, यानी कि ये जो ऐड हो रहे थे इनको हमने दो दो करके लिख लिया है। अब स्टूडेंट आपके पास हैं, जब ये लिख लिया तो इसमें जो चीज़ें कॉमन हैं दोनों में वो बाहर निकाल ली। डिटर्मिनेंट में कॉमन लेने का तरीका आपको पता है कि वो चीज़ कॉमन ली जाती है जो भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कॉमन हो। तो इस पूरी रो में ये टर्म कॉमन है वो बाहर ले ली, बाकी जो टर्में बची हैं वो यहाँ हमने लिख दी, और उस रो में भी जो कॉमन था कौन सी लास्ट टर्म में से वो भी एक इस टर्म में कॉमन था वो भी बाहर ले लिया, नीचे वाले से भी ले लिया। इसमें भी ऊपर वाली टर्म वाला कॉमन ले लिया, d थीटा और ds तीनों में था वो भी कॉमन लिया, नीचे से भी कॉमन लिया है। सेम टू सेम ये काम यहाँ पे किया है, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब स्टूडेंट जब हमने इसमें से कॉमन ले लिया, इसको आप एक दफ़ा देख लें नोट करने में आपको ताकि कोई मसला ना हो। इस टर्म को आपने देखा कि इस टर्म के अंदर दो रोज़ आइडेंटिकल हो गई, ये और ये सेम है, ये भी dx और d थीटा है, ये भी और ये भी वही है। दो रोज़ अगर किसी डिटर्मिनेंट की एक जैसी हो तो वो ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब है ये वाला सारा पार्ट क्या हो जाएगा ज़ीरो, पीछे जो बचेगा वो यही टर्म बचेगी। अब स्टूडेंट इस टर्म को हमने ऐसे लिख लिया और ये ज़ीरो उधर जाके ज़ीरो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब हमने क्या किया, इसमें कीमतें पुट कर दी। कौन सी कीमतें जो पीछे हमने निकाली थी dx और d थीटा की, ये हमने थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी अंदर कीमतें पुट कर देते हैं। कीमतें पुट करके आपको डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है, यहाँ से किसी भी तरीके से यहाँ से थर्ड एलिमेंट को लेके एक्सपेंड किया हुआ है, एक्सपेंड किया तो z का आंसर क्या निकला 0। तो ये जो आंसर निकला है दिस इज़ इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन टू सर्कल इन कार्टियन फॉर्म। तो ये आपका क्वेश्चन था, तो आपका ये प्रूव हो गया है कि ये पेपर में किस फॉर्म में आएगा, जो मैंने आपको पीछे सिखाया कि इस तरह का आपको खाली आर दिया होगा, आपसे कहेगा कि आप इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालें। अच्छा, जब आपको वो जनरल कहता होता है इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालें, तो इसका मतलब है वो आपसे ये पूछ रहा होता है कि इसको कार्टियन फॉर्म में निकालें। तो उसका जस्ट सिंपल ये फार्मूला है। पहले इस सवाल में से हम लोग इसको थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी इस पूरे फार्मूले को हम इस फार्मूले में शिफ्ट करते हैं पहले, ठीक है, ये उसके इक्विवेलेंट होता है। ये शिफ्ट करके फिर वो जो इसके ये फार्मूला इसके इक्विवेलेंट होता है, यानी ये कार्टियन फॉर्म में इन टर्म ऑफ थीटा है और पिछला कार्टियन फॉर्म में इन टर्म ऑफ एस था। अगर पेपर में आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के इन स्टेप में भी, इन 3 स्टेप में भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो होप सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।